नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद को शांत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है, जो कि बेनतीजा रही। बातचीत के दौरान बाइडेन ने पुतिन से युद्ध टालने की अपील की और चेतावनी भी दी कि अगर युद्ध हुआ तो रूस को करारा जवाब मिलेगा। तो वहीं रूस ने अमेरिका को सनकी तक कह डाला। बातचीत के कुछ देर बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को खाली करने का निर्देश दिया। पुतिन और बाइडेन के बीच 62 मिनट की बातचीत हुई। बातचीत के दौरान बाइडेन ने पुतिन से कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को करारा जवाब देंगे। बाइडेन ने आगे कहा कि हमले से मानव जाति को भारी नुकसान होगा, इसीलिए रूस युद्ध के बारे में ना सोचे। तो वहीं अमेरिका ने रूस को भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन को लेकर कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है। दोनों राष्ट्रपतियों की इस बातचीत के बाद रूसी संसद के टॉप फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी इशाकोव ने कहा कि अमेरिका की सनक अपने चरम पर पहुंच गई है। अमेरिका ने तो रूस के यूक्रेन पर हमले की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि यूक्रेन सीमा को घेरने के बाद रूस ने ब्लैक सी में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ब्लैक सी में रूस ने 30 सैट नेवी जहाज को उतारा है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है और बॉर्डर पर सेना की तैनाती कर दी है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने सेना के 550 से ज़्यादा टेंट भी लगाए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद जर्मनी ने भी अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। जर्मनी विदेश विभाग ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों से जल्द वापस आने की अपील की। इसके साथ ही जर्मनी में अपने दूतावास के भी अधिकारियों को वापस आने के लिए कहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि क्या सच में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा और पूरे विश्व पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ अनुपम तिवारी, रक्षा विशेषज्ञ, सुमन शर्मा, रक्षा विश्लेषक, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ये युद्ध होने वाला है, और अगर ये युद्ध होता है तो क्या कुछ इसकी स्थिति बनेगी? दिनेश, आज सबके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूक्रेन और रशियन बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, क्या वो युद्ध की शक्ल ले लेगा? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे जो भी इसके जो एक्टर्स हैं, रशिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, ये सब अभी अपने शुरुआती दांव चलने पे लगे हुए हैं। यानी कि अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। सब अपने इरादों को जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्या कि बेसिकली वो चाहते क्या हो। कुछ कुछ हद तक रशिया की तरफ से जो इंडिकेशन मिले हैं वो एक तरह से वेस्टर्न पावर्स को डिफाई करने वाले इंडिकेशन हैं। यानी कि रूस ये चाहता है, प्रेसिडेंट पुतिन ये चाहते हैं कि जो रशिया के ऊपर पश्चिमी ताकतों का जो दबदबा है उसमें रशिया धीरे धीरे फंसता जकड़ता हुआ सा महसूस कर रहा था अपने आप को। यूक्रेन के बहाने उसको एक मौका मिल गया है कि वो अपनी काउंटरवेट स्ट्रेटजी को अपनाए और वो जो अमेरिका की बेसिकली जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है, जो छोटे छोटे देशों को वो सुरक्षा के नाम पर अपने दायरे के अंदर लाने की कोशिश करता है। अमेरिका और ये बहुत पहले से करता आ रहा है। इसको अमेरिका में मुनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत वो चाहे कि जो छोटे छोटे देश हैं वो अमेरिका की सुरक्षा की जद में आ जाए, और रशिया इस चीज को हमेशा नकारता रहा क्योंकि जब उसके पड़ोसी देश जब अमेरिका की सुरक्षा की जद में आ जाएंगे तो वो बेसिकली रशिया के ऊपर एक तरह का खतरा हो जाएगा। तो आज के वर्तमान हालातों को देखते हुए युद्ध कब होगा ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन हाँ, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो एक एक कदम इस हिसाब से बढ़ा रहे हैं कि अगर युद्ध हो जाए तो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी। और अगर ये युद्ध होता है, जो ऐसा लग रहा है कि छोटा बड़ा कुछ ना कुछ वहां पर ऑपरेशन जरूर होंगे, तो अगर ये युद्ध होता है तो इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देगी। पूरे विश्व में इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगे। लोग एक बार फिर से उस युद्ध की जो विभीषिका है उसको महसूस करेंगे। जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे मैं भारत का नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे भारत यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो उस युद्ध की गूंज भारत तक भी पहुंचेगी। तो इसी वजह से सारे देश मिलकर के ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए इस तनाव को कम किया जा सके, और आने वाले दिनों में ये जो तनाव है युद्ध की शक्ल ना ले, इसके गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसको लेकर जो तमाम तरह के प्रयास रूस के द्वारा भी किए गए, तमाम जगह उन्होंने बातचीतें की, चाइना से भी उन्होंने मुलाकात की है।
तो इसको भी समझना बहुत जरूरी होगा। सुमन मैम, अगर हम इस जो प्रक्रिया अभी रूस ने अपना रखी है, उसने घेर रखा है चारों तरफ से, सेनाएं अपनी बॉर्डर पे उतार दी हैं, कैंप लगा लिए हैं, स्थिति युद्ध जैसी बन रही है, क्या ये इसको सिर्फ ये कहा जा सके कि सिर्फ रूस अभी ये चाहता है कि वो अपनी ताकत दिखा दे कि हाँ मैं तैयार हूं और तुम अब अपने आप को या तो सरेंडर कर दो या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ? देखिए, आपने सही कहा कि जिस तरह कैंप्स और ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, ये एक चिंताजनक बात है। और ब्लैक सी में भी आपने अभी जिक्र किया कि वहाँ पे भी एक्सरसाइजेस शुरू हो गई हैं। उसके अलावा बेलारूस में भी उनकी जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है, जिसके लिए रशियन आर्मी चीफ जनरल जेरासिमोव भी वहाँ गए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि 20 तारीख तक अगर ये खत्म नहीं हुई और उसके बाद भी अगर वहीं पे ट्रूप्स रुके रहे और उनके जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सब वहीं के वहीं रहे, तो इसका मतलब है कि उनका इरादा कुछ और है। तो और इसके अलावा जेक सलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने कल ही अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि ये लड़ाई ओलंपिक्स खत्म होने से पहले ही शुरू होगी। तो उन्होंने एक तरह का इंडिकेशन दिया है और ओलंपिक्स की डेट भी 20 ही है और ये जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है बेलारूस में वो भी 20 ही है। तो हमें ये देखना है अगले आने वाले दिनों में जो 7-8 दिन के अंदर की ये जो इंडिकेशन दिया जा रहा है उसका क्या मतलब है। तो जहां तक तैयारी का सवाल है, देखिए रशियन ट्रूप्स और अपने इक्विपमेंट और वेपनरी के साथ जिस तरह रशिया ने अपनी तैयारी दिखाई है, तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन चुपचाप बैठा हुआ है। यूक्रेन भी अपनी तैयारी के साथ है और उनके कंट्री के अंदर जो मूड देखा गया है, जिस तरह रिपोर्ट्स बाहर आ रही है कि उनके जो आम नागरिक हैं वो भी तैयार हैं एनरोल करने के लिए, एनलिस्ट करने के लिए अपनी कंट्री के लिए और सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए। तो तैयारी दोनों तरफ से है। और जो नेशनल गार्ड वहाँ रखे हुए थे अमेरिका ने, जो यूक्रेन की ट्रेनिंग के पर्पस के लिए थे, उन्होंने उन्हें हटाकर एक्टिव कॉम्बैट के लिए ऐसा सुना जा रहा है कि दूसरे देशों में उन्हें भेजा गया है। तो जिस तरह नेटो फोर्सेस एयरबोर्न डिवीजन पहुंच चुकी है पोलैंड में अमेरिका की, और उसके अलावा भी जिस तरह की तैयारी और जो मदद बाकी नेटो फोर्सेस दे रहे हैं एक दूसरे को भी और यूक्रेन के बॉर्डर तक लेकर आ रहे हैं अपने ट्रूप्स और अपने वेपनरी को, तो तैयारी मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ही है। मगर जैसे आपने समझाया कि ये युद्ध किसी की भी भलाई, किसी की बेनिफिट में नहीं होगा और पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका एक असर देखने में आएगा। सबसे पहले एनर्जी और ऑयल एंड गैस प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। और जो दूसरे जैसे इंडिया है, इंडिया ने 25 बिलियन का एक अंडरस्टैंडिंग साइन करी थी दिसंबर में मिस्टर पुतिन की विजिट के टाइम पर, जिसमें नेचुरल गैस लेने की बात हुई थी। उसके अलावा जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, जिसके लिए बोला है मिस्टर बाइडेन ने कि वो उसे शुरू नहीं होने देंगे, तो उसके लिए भी अभी प्लान बी के बारे में खबर आ रही है कि वेस्ट का जो प्लान बी है वो है कि कतर से एनर्जी की जरूरतें पूरी करी जाएं यूरोप के देशों की, तो कतर को बोला जाए। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी को लेके एक बहुत बड़ा देश के पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा। उसके अलावा कल जो फोन पे बात हुई आपने जैसे बताया 62 मिनट्स की, और उसमें कोई ब्रेक थ्रू, कोई वे फॉरवर्ड नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई तैयार नहीं है कहीं किसी भी तरह की एक भी कदम पीछे हटने के लिए। वेस्ट चाहता है कि पूरे ईस्टर्न यूरोप से यूक्रेन की सोवरेनिटी को कोई असर ना हो और सभी की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। एट द सेम टाइम मिस्टर पुतिन चाहते हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। उन्होंने भी मना कर दिया कि वो भी पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईस्टर्न यूरोप से पूरी तरह रोल बैक होना चाहिए नेटो का और यूक्रेन का उसके अंदर एडमिशन ना हो। तो ये एक सोवरेन कंट्री की मर्जी है और उसके ऊपर छोड़ा जाना चाहिए कि वो क्या चाहता है। तो ये एक तीसरे देश को लेकर बाकी सब उसका फैसला कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन खुद फैसला करे। और जैसे आपने एम्बेसीज की भी बात करी कि सभी कंट्रीज अपने लोगों को कह रहे हैं कि वो यूक्रेन से हटें, और वहां से एक आध एयरलाइंस की भी खबर आ रही है कि वो अपने ऑपरेशंस को रोकना चाहते हैं टिल फर्दर नोटिस। तो ये इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ी मार है। साथ में ये जो इतने सालों से चला आ रहा है कि मिड 90s में जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि
फॉर्मर सोवियत कंट्रीज को नेटो में नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी बाल्टिक कंट्रीज को लिया गया 2004 में। तो ये जो झगड़ा वहां से स्टार्ट हो रहा है, ये मिस्टर पुतिन की अपनी एक चिंताजनक एक सोच है, और आगे इसका हमें देखना है कि कैसे पूरे वर्ल्ड में इसका असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अनुपम सर, जिस तरह से यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वो भी परिणाम भुगतने को तैयार रहे, और अमेरिका उस यूक्रेन की पूरी तरह से मदद करेगा। और अभी जो फिलहाल में मुलाकातें हैं उनको किस तरह से हम जोड़ के देख सकते हैं? क्या रूस को चाइना से उम्मीद है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो चाइना रूस की मदद करे, या भारत से ऐसी कुछ उम्मीदें हैं कि भारत उसकी मदद करे, या फिर ऐसे वो कौन से देश हैं जिनसे रूस को भी पावर है, थोड़ी सी बैक सपोर्ट रूस के पास भी है, जिसकी वजह से रूस बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं हो रहा है? देखिए, इसका उत्तर इस बात में छुपा हुआ है कि प्रेसिडेंट पुतिन एक राइट टाइम की तलाश कर में एक बात कही थी, अगर आपको इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन 90s में हुआ था वो पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, और कैसा भी करके सोवियत यूनियन को वो एक बार फिर से पुराने सोवियत यूनियन जैसा देखना चाहते हैं। ये प्रेसिडेंट पुतिन की महत्वाकांक्षा है, और इसी में आपके इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ कि ऐसे कौन से देश हैं जो कि पुतिन का इस काम के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो फिलहाल पुतिन ने जो राइट टाइम चुना है यूक्रेन के ऊपर प्रेशर जमाने का, और ये सिर्फ यूक्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं है, ये नेटो कंट्रीज के ऊपर प्रेशर है, पूरे वेस्ट के ऊपर प्रेशर है। तो इस प्रेशर को दिखाने का जो राइट टाइम चुना है वो बहुत ही समझदारी से चुना है, क्योंकि ये वही समय है जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे एग्रेसिव राष्ट्रपति अब वहां पे सत्ता में नहीं है। जो बाइडेन काफी हद तक कई सारी समस्याओं से लड़ करके अब अपनी किरकिरी पूरी दुनिया में करवा चुके हैं, चाहे अफगानिस्तान इशू हो, चाहे ईरान इशू हो, या चाइना के साथ जो उनका बढ़ता हुआ तनाव है, वहां पर भी जो बाइडेन साहब को कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ में मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो पुतिन ने इसी समय को चुना है, और इस समय को चुनने के पीछे एक और बड़ा कारण है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या और भी जो अन्य देश है, कनाडा वगैरह, ये सब भी बहुत सारे मुद्दों में आज एक मत नहीं है, यानी कि ये इनमें आपस में एक मत नहीं है। जैसे कि पहले विश्व युद्ध वगैरह के समय में ये सब एक हो जाया करते थे, तो पुतिन ने ये देखा है कि इनमें आपस में एक राय नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, और ऊपर से अमेरिका जो है चाइना को एक बड़ा खतरा मानने लग गया है, और चाइना की पावर को कर्टेल करने के लिए वो इंडो पैसिफिक में वो अपने पावर को धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी वो उधर उलझा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पुतिन ने ये चाल चली, और जो अग्रेसिव रुख अपनाया है उसमें उनको इसी बात का एक मैं ये समझता हूं कि एक मुगालता है कि वेस्ट जो है बटा हुआ है, और चाइना जैसे कंट्रीज जो अभी खुल करके नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो उसके सपोर्ट में आएंगे। भारत जैसे जो बड़े व्यापारिक साझेदार हैं रूस के, वो शायद इस स्थिति में नहीं है कि वो इस गेम को किसी तरह चेंज कर सके। आपने देखा होगा पिछले दिनों भारत ने रूस के खिलाफ बोलने से भी संयुक्त राष्ट्र की जो सभा थी वहां पर कतराया था, वहां पे भारत एब्सेंट हुआ था, वहां पे भारत ने अपना कोई ऑफिशियल राय नहीं रखी थी। तो इस तरह से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। चाइना जो कि रूस के साथ तो दिखता है, लेकिन अमेरिका को बैलेंस करने के लिए रूस को चाइना की भी जरूरत है। भारत जैसे देश या इंडोनेशिया जैसे देश अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो रूस को मदद भी पहुंचा सके या उसके विरोध में जा सके। तो एक तरह से इस टाइमिंग को आपको समझना पड़ेगा, और ये टाइमिंग ही प्रेसिडेंट पुतिन का जो सबसे बड़ा खेल है वो यही है। बिल्कुल। सुमन मैम, अगर यहाँ पर जो जिस तरह से चर्चा अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि बातचीत की जाए, दोनों के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाया जाए, जहां तक की कोशिश की जाए कि युद्ध ना हो, तो क्या कुछ ऐसी शर्तें हो सकती हैं या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे अगर बैठकर दो देश बात भी करते हैं तो ये युद्ध को टाला जाए? देखिए, शार्टर डिप्लोमेसी जैसे आपने बोला, उसकी पूरी कोशिश पूरा वर्ल्ड कर रहा है। और देखिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन पोलैंड गए हैं, नेटो हेडक्वार्टर्स गए हैं। उसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन यूक्रेन और रशियन दोनों प्रेसिडेंट्स को मिल चुके हैं। उन्होंने फोन पे भी बात करी मिस्टर बाइडेन से, और विक्टर ऑर्बान जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद गए हैं मिस्टर पुतिन को मिलने के लिए। तो सब जगह यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको भेजा गया है मॉस्को। ऐसे करके सभी लोग सब जगह जा रहे हैं और दोनों साइड से बात करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह। मगर मुद्दा और
अमेरिका ने साफ तौर पे बोला है कि डिप्लोमेसी से अगर हल होता है तो वो अच्छी बात है, डिप्लोमेसी से ही हल होना चाहिए और टेरिटोरियल जो बॉर्डर्स है वो चेंज ना किए जाए। उसके अलावा सब कोशिश में लगे हैं क्योंकि युद्ध किसी के भी हित में नहीं है, तो पूरी तरह कोशिश हो रही है कि बातचीत से मामला हल हो और बातचीत जारी रहनी चाहिए, वो बंद ना हो। लेकिन मिस्टर पुतिन क्या सोच रहे हैं या क्या उनके दिमाग में है वो सिर्फ उन्हीं को मालूम है। और ऐसा नहीं है कि उनके अभी आपने अलाइज की बात करी थी, तो उनके अलाइज जिस तरह चाइना है या सर्बिया, बेलारूस, इस तरह के देश हैं, लेकिन नेटो से हमेशा से दिक्कत इसलिए रही है ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज को, और ये बड़ी बात 90s में तय हुई थी जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का, कि फॉर्मर सोवियत स्टेट्स को ना लिया जाए, क्योंकि ये मिस्टर पुतिन का हमेशा से एक डर रहा है कि उनके दरवाजे तक नेटो ना आ जाए, क्योंकि नेटो बहुत दूर तक फैल चुका है और ईस्टर्न यूरोप में बहुत बुरी तरह जब पोलैंड आ गया, बाल्टिक कंट्रीज आ गई, तो वो काफी आगे तक चला गया। तो उनका अपना एक डर है, उनकी अपनी एक सोच है। लेकिन हमें एलाइज की अगर हम बात करें तो खुद रूस इतना सक्षम है और उसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं आज की तारीख में, उनके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, उनके पास सब कुछ है, तो वो इतने सक्षम है। जहां तक वेपन्स का सवाल है तो उन्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी या नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है बोलना। लेकिन युद्ध की नौबत ना आए, क्योंकि उन्होंने डीएस्केलेशन के लिए अभी तक हाँ नहीं बोला है और ना ही वो पीछे हटने का कोई भी संकेत दे रहे हैं किसी को भी। तो बातचीत अपनी जगह है, बातचीत चल रही है और बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। सभी देशों के बड़े लीडर्स और लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी सब जगह जा रहे हैं, सब लोग सबसे बात कर रहे हैं, मगर कहीं कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा है। और ये उम्मीद थी मिस्टर मैक्रॉन से, फ्रेंच प्रेसिडेंट से, कि शायद वो कुछ करेंगे। नॉर्मैंडी फॉर्मेट के जरिए मिन्स्क एग्रीमेंट जो हुआ था 2014 में, और 2 एग्रीमेंट्स हो चुके हैं जिसमें फ्रांस और जर्मनी थे और यूक्रेन और रशिया, लेकिन उसके तहत बात हो, मगर यूक्रेन कहता है कि अकेले हम मिन्स्क एग्रीमेंट को मान रहे हैं, रशिया नहीं मान रहा है, रशिया तो आगे बढ़ ही रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए और जो अफेक्टेड पार्टीज हैं यूक्रेन और रशिया, उनका इन बातचीतों में शामिल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और अगर ये बातचीत होती है तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर युद्ध किसी भी बात का या किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है, युद्ध से काफ़ी नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं, आर्थिक तौर पर बड़ी स्थिति खराब होती है और जो वहाँ के रहवासी हैं उनका जीवन भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। अनुपम सर, अगर हम अब भारत को लेकर बात करें तो भारत अपने आप को कहां देख रहा है? क्या अफगानिस्तान जैसी स्थिति हमारी है कि अफगानिस्तान पर जो स्थिति बनी थी हम सिर्फ दूर से बैठकर देख रहे थे और हमारी तरफ से यही बयान जा रहा था कि वेट एंड वॉच, इंतजार करें और देखें क्या होगा? तो भारत अपने आप को कहां देखता है या हमारा जो रुख है वो किस तरफ हो सकता है? हालांकि रूस से अच्छे संबंध हैं हमारे, लेकिन फिर भी क्या रणनीतिक हिसाब से क्या स्थिति हमारी है अभी वर्तमान में? दिनेश, भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, मैं तो ये कहूंगा, और इसके पीछे कारण ये है कि रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है और रूस जितना वेस्टर्न कंट्रीज से दूर जाएगा, रूस उतना ही चाइना के नजदीक आता जाएगा, ये भी कंफर्म है। और चाइना अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम नहीं चाहते हैं कि रूस जैसा दोस्त चाइना के खेमे में पूरी तरह से चला जाए। इसके अलावा जो इंडियन ओशियन में जो पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, जहां पर हम धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जहां पर चाइना के साथ हम सीधे आंखों में आंखें मिला करके बात कर रहे हैं, वहां पर भी हमें रूस की आवश्यकता पड़ेगी और इस वजह से हम रूस के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जा सकते। बाकी आप इसमें इकोनॉमिक एंगल अभी हम नहीं देखते, केवल स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करते हैं। इकोनॉमिकली रूस हमारा बहुत बड़ा साझेदार है, इसमें कोई शक नहीं है, स्पेशली रक्षा मामलों में वो हमारा बहुत बड़ा साझेदार है। आज जो स्थिति बन गई है यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन भी हमारा एक अच्छा साझेदार है, लेकिन यूक्रेन की स्थिति और रूस की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। तो भारत यहाँ पे वेट एंड वॉच की पॉलिसीज तो नहीं अपना रहा है, लेकिन भारत अपने रुख को बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ा रहा है और इसके लिए उसने बातचीत के दौर को आगे बढ़ाने के लिए बार बार कोशिशें करी हैं। भारत लगातार रूस के खिलाफ बोलने से बच रहा है या अमेरिका के समर्थन में बोलने से बच रहा है, लेकिन भारत उस बातचीत के बीच में मीडिएटर बनने की भी गुंजाइश रखा हुआ है कि अगर कल को एक मीडिएटर चाहिए वो बात करने के लिए तो भारत उसमें भूमिका निभा सकता है, हमारे प्रधानमंत्री उसकी भूमिका निभा सकते हैं। तो भारत की अपनी समस्याएं हैं, भारत के की जो समस्या है वो यूक्रेन और रूस से कॉन्फ्लिक्ट से नहीं है, उसके बाद की समस्याओं से भारत ज्यादा प्रभावित हो सकता है और वो समस्याएं चाइना के थ्रू होंगी।
इसलिए भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वहां पर तनाव हो, और तनाव होने की स्थिति में दोनों कम्युनिस्ट नेशन एक दूसरे के नजदीक आ जाएं। भारत के लिहाज से यह बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। और इसके साथ ही साथ भारत चूंकि एक जिम्मेदार डेमोक्रेसी है, तो भारत युद्ध के बाद होने वाली ये जो समस्याएं हैं उनसे भी भारत बहुत प्रभावित होता है। अभी हमने अफगानिस्तान में देखा है कि जिस तरह से वहां पर शरणार्थियों का इश्यू आया था, वहां पे लोगों की भूखे मरने की नौबत आई थी। इस तरह की कोई सिचुएशन सेंट्रल एशिया में या ईस्टर्न यूरोप में नहीं बननी चाहिए। यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसके भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। भारत ने हमेशा विभिन्न पक्षों पर इस बात को खुल करके तो नहीं उठाया, लेकिन भारत उन देशों में शामिल रहा है जिन्होंने क्रीमिया पर रूस से कब्जे को मानने से इनकार किया था, या डॉनबस के ऊपर जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट था वहां पर भारत ने भी यूक्रेन का समर्थन किया था, चुनी हुई सरकार का समर्थन किया था। तो भारत ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाए, और इसी वजह से भारत बातचीत के रास्ते को सुलभ कराने की जरूर कोशिश करेगा। बिल्कुल। सुमन मैम, जिस तरह से अभी सर ने भी बताया कि भारत कोशिश कर सकता है और मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए रेडी भी है, ऐसा तो नहीं कि रूस को ये लग रहा हो कि ये अमेरिका हमारे बीच में क्यों आ रहा है और हम अमेरिका के जरिए बात क्यों करें। हो सकता है भारत चूंकि अच्छा मित्र है, भारत अगर ये प्रयास करता है कि वो अगर जाकर मीडिएटर बनकर दोनों देशों के बीच बैठकर बात करता है, शांति स्थापित करता है, तो इससे भारत का कद कितना बढ़ सकता है। और दूसरी बात, क्या अभी तक इस तरह के हमने कोई प्रयास किए हैं या फिर हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल करने चाहिए और हमने किए भी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट का एक फाउंडर कंट्री रह चुका है, और ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हमेशा से हमने एक बीच की स्थिति संभाली है और हमेशा हमने एक बीच का रास्ता लेके हम लोग चले हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब नॉन इंटरफेरेंस और न्यूट्रलिटी नहीं होता है। हमें हमारे ऊपर फेंस सिटर होने का इल्जाम लगा जरूर है। अभी जो कुछ दिन पहले यूएनएससी में जो वोट हुआ था उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया वोट डालने से। 15 में से हम 3 थे, कीनिया, गैबॉन और इंडिया, जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो उसके लिए रशिया ने हमें थैंक्स बोला, क्योंकि वो ना वोट डालना ये देखा गया था कि शायद वो रशिया का सपोर्ट है, मगर ऐसा नहीं है। और 50s में जब कोरिया वॉर हुआ था उस वक्त भी हम लोग नॉन अलाइन थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो इंडिया ने उस वक्त भी मीडिएटर का रोल निभाया था दोनों कोरियाज को यूनिफाई करने में और जो कैजुअलिटीज और हॉस्टिलिटीज थी उनको रिड्यूस करने में। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अपना एक मीडिएटर होने का रोल वर्ल्ड में नहीं निभाया है नॉन अलाइन होते हुए भी। तो यहाँ इस स्थिति में भी यूक्रेन और यूएस को पूरी उम्मीद है, ऐसी रिपोर्ट्स में देखा गया है कि वो लोग चाहते हैं कि इंडिया मीडिएशन करे और इस मामले को डिफ्यूज करे। तो क्योंकि इंडिया का दोनों कंट्रीज के साथ बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही दोस्ताना रिश्ता है, यूक्रेन के भी साथ और रशिया के भी साथ, दोनों के साथ हमेशा से एक अच्छा रिश्ता रहा है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। और रशिया क्योंकि हमारा एक बहुत ही बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, उनसे हम इतना हथियार लेते आए हैं, उसके अलावा इतने सालों से हमारा उनके साथ एक रिश्ता रहा है। साथ में एनर्जी एंड गैस के लिए भी हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, हथियारों के लिए भी। और यूक्रेन से हम लोग खाने का तेल लेते हैं, उनके साथ भी हमारा एक इसको लेकर एक डील है। तो और हमारे 20,000 स्टूडेंट्स अलग अलग डिसिप्लिन में इस वक्त यूक्रेन में हैं, तो हमें उनकी भी चिंता है। तो लेकिन इंडिया ने दूसरे देशों की तरह अभी तक ये नहीं कहा है अपने निवासियों को कि वो उन देशों से आए वापस छोड़कर। तो इसका मतलब है कि हम अभी भी विश्वास दिखा रहे हैं कि ये मामला डिफ्यूज हो जाएगा और दोनों देशों के बीच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। तो उस लिहाज से इंडिया ने हमेशा से इतने सालों में एक मीडिएटर का रोल पहले भी निभाया है और नॉन अलाइंड होते हुए साथ में अपनी दोस्ती भी निभाई है। और इस मामले में भी अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया जरूर आगे आएगा और अपना रोल निभाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो अभी यूक्रेन और रूस का संकट टला नहीं है, अभी भी युद्ध की पूरी संभावनाएं बनी हैं। चूंकि अगर रूस की बात करें तो यूक्रेन को चारों तरफ से घेर के रखा है, ब्लैक सी से लेकर चारों तरफ उसने अपने बॉर्डर्स पर भी फोर्स तैनात कर दी है। लगभग 550 कैंप वहां पर बना दिए गए हैं। उसके अलावा तमाम मिसाइल्स, हथियार और टैंक्स की तैनाती की गई है। तो अभी फिलहाल की स्थिति में जो
रूस है वो पूरी तैयारी में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। इसको लेकर अमेरिका ने भी प्रयास किए। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कल बात की, लगभग 62 मिनट बातचीत हुई, लेकिन वहां पर कुछ बात बन नहीं पाई। लेकिन अभी भी सभी देशों की नज़र है कि इस तरह की जो स्थितियां हैं युद्ध की, वो निर्मित ना हो, युद्ध ना हो और जन शांति, विश्व शांति बनी रहे। क्योंकि अगर इस तरह का युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का होता है, लोगों के जीवन का होता है, आर्थिक स्थितियां बिगड़ती हैं, तमाम विषमताएं भी पैदा होती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।